बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस इन टेक्स्ट बुक बोर्ड 9 मैट्रिक क्या कर रहे थे? मॉडल पेपर कराची बोर्ड हैदराबाद वाले टेंशन ना लें, इंशाल्लाह आजकल में उनके लिए भी शुरू हो जाएंगी। मैथ सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ये चल रहा है। अभी पार्ट 4 करने जा रहे हैं। पार्ट 1, 2, 3 जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिए। मॉडल पेपर अगर बनाया गया है तो डेफिनेटली वो पेपर भी इसकी बेस पर ही बनाएंगे। करीन कयास यही है। तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, ये पीडीएफ अपने पास खोल के रखिए। कराची बोर्ड का पीडीएफ मॉडल पेपर मैथमेटिक्स मैट्रिक का। और मुस्कुराते भी रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्ट्रेस ख़त्म होगा। एग्ज़ाम तो होने ही है, टेंशन न लें, अल्लाह बेहतर करेगा। अब क्या है इसके अंदर, कहाँ तक पहुँच गए थे हम पहुँच गए थे सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके। कौन सा क्वेश्चन रह गया? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आई। अब यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 1 और 2। इसके अलावा सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 9 फैक्टराइजेशन वाला वो करेंगे। ये इस पार्ट में हम ये 2 निपटाएंगे। उसके बाद हमारे पास 3 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो इंशाल्लाह पार्ट 5 में कवर करेंगे। तो बहरहाल ये बोल क्या रहा है? सोल्यूशन सेट चाहिए इसको, सोल्यूशन सेट चाहिए। सोल्यूशन सेट मांग रहा है किसका? ये उसने दिया है मॉड्यूलस 2x + 1 अपॉन 7 - 1 = 0। ये कहाँ से लिया है इन्होंने क्वेश्चन? ये लिया है एक्सरसाइज 6.4 से। क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज नंबर 143। ये वहाँ देख लीजिए आप, और इसका जवाब भी फिर आप आखिर में चेक कर लीजिएगा। क्या करना है इसका? मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट या एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी दे चुका हूँ। ये इस किस्म का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। क्या है ये? ये सिर्फ आपको ये बताता है एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस के नंबर लाइन पर 2 वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास। राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। कोई नंबर 0 से कितना दूर है हमें ये बताना होता है। समझ में आ गई बात? तो इस हिसाब से 2 डेफिनेशंस हमारे पास आ जाती हैं इसकी। कौन कौन सी? भाई 2 किस्म के नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, नेगेटिव नंबर हैं। तो 2 ही किस्म के नंबर मिलेंगे ना। या तो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर मिलेगा, वो पूछा जाएगा कि वो 0 से कितनी दूर है। मिसाल के तौर पे 6 है तो ये 6 0 से कितनी दूरी पर है। या अगर -4 है, -4 0 से कितनी दूरी पे है। तो इस हिसाब से 2 डेफिनेशंस हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ जाती है। इसीलिए 2 कॉलम बनेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव से एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा, जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन कह रहा है कि हमारे पास 2 डेफिनेशंस आ जाएंगी। ठीक है, ये डेफिनेशन 1 है। आपके पास नोट्स में या टीचर्स ने किसी तरह भी करवाया हो, आप उसी तरह करते रहिए। यहाँ सिर्फ आप कॉन्सेप्ट गेन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मॉड्यूलस 2x + 1 अपॉन 7 = -1 = 0 और 2x + 1 अपॉन 7 -1 = 0। ये याद रख लीजिए आप कि मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी =0 = माइनस की वैल्यू नहीं आएगी। ये ज़हन नशीन रख लें, क्योंकि ये इलॉजिकल बात है, गैर मंतकी बात है। ठीक है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। हमें सिर्फ डिस्टेंस बताना है कि 0 से कितनी दूरी पे कौन सा नंबर है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर वो हमें जो बोलता है कि आप जो है वो यहाँ पर अगर माइनस का नंबर आता है ना इक्वल के बाद, तो आपसे वो ये जानना चाह रहा है कि वो 0 से कितनी दूरी पे है माइनस में। अब ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है कि ये थोड़ी ना कोई बताएगा। 0 से अगर नेगेटिव नंबर है कोई, तो वो भी आप ये बताएंगे कि भाई 4 डिजिट दूर है, जैसे कि -4 था। या पॉजिटिव नंबर है कोई 6, तो आप बोलेंगे 6 डिजिट दूर है बस। तो 4 और 6 बोलेंगे आप, नेगेटिव नहीं बोलेंगे। ठीक हो गया भाई? अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर मॉड्यूलस हटाएंगे तो क्या होगा? -1 वहाँ पे जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 1 अपॉन 7 = प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 वहाँ जाके। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होगा? 2x + 1, दोनों एक साथ कर रहा हूँ, देखते रहिए।
-1 वहाँ पे जाके क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक हो गया, 2x + 1/7 = 1। और ये अच्छा, यहाँ पर ये आपको एक पॉजिटिव रखना है और एक जो है वो नेगेटिव रखना है। तो ये जो है हमारे पास ये -1 आएगा इस साइड पे, एक पॉजिटिव रखेंगे और एक नेगेटिव रखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, 7 वहाँ पे जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 1 = 1 × 7। यहाँ पर भी ये होगा 2x + 1 = -1 × 7। तो ये प्लस का 1 वहाँ पर जाने के बाद क्या होगा, 2x = 7 - 1। ठीक हो गया, ये हो जाएगा 2x = -7 - 1। यहाँ पर क्या आएगा, ये हो जाएगा 2x = 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x = -8। और ये 2x = 6, 2 वहाँ पर जाएगा, 6/2, 2 × 2, 2 × 3 = 6। और ये इसी तरह 2 वहाँ जाएगा, -8/2, 2 × 2, 2 × 4 = 8। x की वैल्यू आपके पास -4 यहाँ पर आई और x की वैल्यू 3 आपके पास पॉजिटिव की यहाँ पर आई। सोल्यूशन सेट उसने पूछा है, सोल्यूशन सेट जो है वो क्या होगा, 3 और -4। ये आप बुक में चेक भी कर लीजिएगा, मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो है आपके पास क्या है, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज नंबर 143 पे। ठीक हो गया भाई। अच्छा, ये हमारे पास, ये चेक भी कर लेता हूँ कौन सा है हमारे पास, ये 6.4 क्वेश्चन नंबर 10, 6.4 क्वेश्चन नंबर 10, -4 और 3। हमने यहाँ पर 3 और -4 लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप -4 और 3 लिख दीजिए, यही जवाब है। ठीक है भाई, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 देख लीजिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पूछ रहा है, इसके अंदर सारी वैल्यूज़ पूछ रहा है 45 डिग्री की, 45 डिग्री की ऑल वैल्यूज़ आपसे पूछ रहा है, ऑल वैल्यूज़ ये आपको फाइंड आउट करनी है। कौन कौन सी, मतलब ये कि साइन 45 की वैल्यू क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। 45, 45, 45, 45, 45। ये डिग्री का सिंबल ज़रूर लगाना है आप लोगों ने। अच्छा, यहाँ पर अब मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास नोट्स में या टीचर्स ने जिस तरह भी आपको सॉल्व कराया है, वो पैटर्न, वो तरीका, आप उसी को फॉलो करें। यहाँ बुनियादी कॉन्सेप्ट लें और समझें कि बात क्या है। इसकी वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ कहते हैं यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अच्छा, अब यहाँ पर इसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत है। ये आ गया राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर आ गया सी, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आ गया ए, ये आ गया बी। ठीक है, ए के सामने ये ए आ गया, बी के सामने ये छोटा सा बी आ गया, बड़े सी के सामने ये छोटा सी आ गया। ठीक है, ये ड्रॉ करना आपका ज़रूरी है इसके अंदर, क्योंकि यही आपको सब कुछ समझाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की 2 खुसूसियात आप ज़रा समझ लीजिए। पहली खुसूसियत क्या होती है, इसके अंदर एक्यूट एंगल कौन कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल ये वो होते हैं जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या है, दोनों ये 45 डिग्री हैं, ये 45 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल आपको बता दूं, एक एंगल 90 डिग्री का है, बाकी दो कौन कौन से हैं, 45 के हैं, 45 के हैं। तो ये दोनों जो है वो एक्यूट हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि अगर दोनों एक्यूट जो हैं कम्प्लीमेंट्री हों, दोनों एक्यूट एंगल्स क्या हों, कम्प्लीमेंट्री हों, ये रूल है कम्प्लीमेंट्री। किसी भी ट्रायंगल के दोनों एंगल जो हैं वो एक्यूट, दोनों एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो, मतलब अगर आप उनका सम करें तो वो 90 के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। तो 45 + 45 देख लीजिए 90 बन रहा है।
बोल रहा है अगर इस किस्म की सिचुएशन हो तो फिर इनके एंगल्स जो हैं, अपोजिट एंगल बी का देखें, इसका अपोजिट इस बी जो ये एंगल है इसकी अपोजिट साइड है ये, और ये जो ए एंगल है इसकी अपोजिट साइड है ये बोल रहा है कि ये दोनों बराबर होंगी। दोबारा सुन लीजिए ध्यान से, वो कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास और उसमें दो एंगल जो हैं वो एक्यूट हैं, यानी कि 90 डिग्री से कम है। अगर आप उनको जमा करते हैं उनका सम जो है कम्प्लीमेंट्री जो है वो 90 डिग्री बनता है, तो उन एंगल की अपोजिट साइड बराबर होंगी, यानी कि ए यहाँ पर बराबर होगा बी के, ए यहाँ पर बराबर होगा बी के। देख लीजिए आप, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि बी बराबर होगा ए के। तो इसका मतलब जहाँ ए लिखा है मैं वहाँ बी लिख सकता हूँ, जहाँ बी लिखा हुआ है वहाँ पर मैं ए लिख सकता हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल ये करूँगा, जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ मैं बी को यूज़ करूँगा। ये ज़हन नशीन कर लें आप, ठीक है। एक ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? वो कहता है कि सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये सी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये साइड है, सी साइड जो कि ये रही। ए क्या है? ये ए साइड है, और बी क्या है? ये बी साइड है। तो वो बोल रहा है कि ए और बी यानी कि बेस, ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेस को। तो बेस को जमा कर लीजिए किसके साथ? बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर के साथ। तो ये हाइपोटेनियस के बराबर होगा। यहाँ थोड़ा सा ख़राब हो गया, मैं यहाँ कह रहा हूँ, इसी को मैं यूँ कह रहा हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। पाइथागोरस साहब क्या कहते हैं? पाइथागोरस हज़ारों साल पहले कह गए कि अगर आप जो है वो, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आपके पास बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इनको आप जमा करेंगे तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है, ठीक है। हाइपोटेनियस यहाँ पर सी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये रहा, और बेस यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट की जा रही है, ये रही, और परपेंडिकुलर यहाँ पर बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आप देख लीजिए, समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं, इसकी ज़रूरत यहाँ पर क्यों है। अब जब हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर है इन दोनों के सम के, तो ए तो ऑलरेडी बराबर है किसके? आपको पता है किसके बराबर है? अभी हमने देखा है, रूल क्या कह रहा है कि ए बी के बराबर है। इसी को लेंगे ना हम, जहाँ ए होगा वहाँ बी कर देंगे। तो ये सी स्क्वायर जो है ये बराबर है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इस तरह से ये बनेगा क्या? 2b स्क्वायर। जगह का मसला, जगह बनाऊं थोड़ी सी। सी स्क्वायर बराबर हो गया बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर बराबर हो गया 2b स्क्वायर के। ये याद रख लें आप। लेकिन हमें सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं देखनी। मैं चेक करूं ज़रा कैमरे में, नीचे सही नज़र आ रहा है? नहीं, सही नज़र नहीं आ रहा। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलूं। सी स्क्वायर इस हिसाब से बराबर हुआ 2b स्क्वायर के, ठीक है भाई। सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ए जो है वो बी के बराबर है, पहले देख चुके हैं, तो बी स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर की जगह पर। ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये हो गया 2b स्क्वायर। तो इस तरह सी स्क्वायर बराबर हुआ 2b स्क्वायर के। हमें सी की वैल्यू चाहिए, सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे? टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड पे रूट लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके साथ जब रूट आएगा, सी के ऊपर स्क्वायर, ये इसके साथ जब रूट आएगा और इसके साथ जब रूट आएगा, दोनों के साथ मैंने रूट लगा दिया, ठीक है। मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा सा जगह का मसला है। तो ये स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये बी स्क्वायर का से इसका रूट कैंसिल हो गया। ये जो रूट है ये 2 के ऊपर भी है, बी के ऊपर भी है। तो बी के ऊपर तो स्क्वायर मौजूद है, तो बी के स्क्वायर का बी स्क्वायर का जो रूट है वो बी के स्क्वायर से कट गया।
बाकी 2 जो है इसका रूट बरकरार है। इस हिसाब से हमारे पास c की वैल्यू जो आती है वो आती है 2। इस वैल्यू को ज़हन नशीन कर लें, नोट कर लें, इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए। ठीक हो गया। आगे बढ़ने से पहले क्विक रिव्यू दे दूं। उसने क्या बोला है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बताइए 45 डिग्री के जितने भी हैं, हमारे पास 6 हैं, साइन 45, कॉस 45, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक हो गया। इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बताने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, राइट एंगल ट्राइंगल की, वो बना लिया। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जब एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो ये अंडरस्टूड है कि बाकी 2 एंगल 45 डिग्री के होंगे। तीनों एंगल्स को ए बी सी से रिप्रेजेंट किया कैपिटल लेटर से, और साइड्स को स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया। यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक पोस्ट्यूलेट दिया, एक क्लेम दिया, एक दावा दिया, एक चैलेंज दिया, एक स्टेटमेंट दिया, एक बात बोली। क्या बात बोली कि अगर किसी ट्राइंगल के 2 एंगल्स एक्यूट हों, यानी कि 90 डिग्री से कम हो, इसमें हैं, देख लीजिए, ए और बी दोनों 90 डिग्री से कम है तो ये एक्यूट हुए। फिर आगे बात बोल रहा है एक्यूट हो और जब आप उनका कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालें, यानी कि इन दोनों को जब आप सम करें तो वो 90 डिग्री के बराबर हो। तो यहाँ पर 45 और 45 का सम करते हैं तो ये 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। बिल्कुल सही। फिर वो बोलता है अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होगा कि हर एंगल की अपोजिट साइड, ये जो 2 एंगल हैं इनकी अपोजिट साइड, बी की अपोजिट साइड बी, ए की अपोजिट साइड ए, बोला ये 2 साइड बराबर होंगी, यानी कि बेस बराबर होगा परपेंडिकुलर के, परपेंडिकुलर बराबर होगा बेस के, जिसको यहाँ पर हमने कहा है ए बराबर होगा बी के, बी बराबर होगा ए के। जहाँ ए होगा वहाँ पर हम बी फिर यूज़ कर सकते हैं, और हमने इसको यूज़ भी किया। फिर आगे हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया, वो भी मैंने आपको साथ बताया। पाइथागोरस ने क्या बोला कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं उनमें से एक साइड हाइपोटेनियस जो है उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के। तो हमने ये भी देखा यहाँ पर, हाइपोटेनियस को सी स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेस को ए स्क्वायर से और परपेंडिकुलर को बी स्क्वायर से। ए स्क्वायर की जगह पे फिर हम बी को ले आएंगे, क्योंकि साबित कर चुके हैं कि ए बराबर है बी के, तो ये ए स्क्वायर बराबर हो गया बी स्क्वायर के। इस तरह सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2b स्क्वायर के। हमें सी की वैल्यू चाहिए, सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए हमने टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड किया, जिससे ये सी स्क्वायर सी के बराबर हो गया, ये बी स्क्वायर जो है बी के बराबर हो गया, और 2 जो है क्योंकि उसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है इसलिए 2 वैसे ही रहा। हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पर, क्या हमारे पास वैल्यू आ गई, हाँ ये करेक्शन भी हो गई, ये देखें c इज इक्वल टू 2b। ये ध्यान रखिएगा आप लिखते हुए कि इसके ऊपर रूट नहीं लेके आएंगे आप, ठीक है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं c/√2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रहे। b के ऊपर रूट नहीं होगा, यहाँ भी मैंने रखा, देखें √2 के ऊपर है, तो c की वैल्यू b/√2 या c की वैल्यू √2b है, ठीक है। यहाँ तक सब हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आपको ज़रूरत है किस चीज़ की, एक, वैसे तो कई इसके हवाले से सिंबल्स वगैरह चलते रहते हैं, कई छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं उनको यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ कि साइन किसके बराबर है, कॉस किसके बराबर है, टैन किसके बराबर है। तो मैं तो जो यूज़ करता हूँ और इंटरनेशनल वो भी यूज़ होता है, वो क्या है, सो का टोआ, SOHCAHTOA। ये S जो है वो साइन के लिए है, ये C जो है वो कॉस के लिए है, ये T जो है वो टैन के लिए। इंटरनेशनल लेवल पे ये यूज़ होता है, ठीक है। करली ब्राउन हेयर ब्ला ब्ला जो कुछ भी है वो यूज़ नहीं होता। अच्छा, उसके बाद फिर OH, O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए हमें फिर ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें आपको पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया हमारे पास राइट एंगल 90 डिग्री, ये एंगल जो है और ये एंगल है हमारे पास, 3 एंगल हो गए, ये और ये। साइन थीटा किसके बराबर है, आप ये जानना अगर चाहते हैं तो इसको याद रख लीजिए, SOH। सो इसमें O जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, O का मतलब अपोजिट
और h का मतलब क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनियस, और a का मतलब है एडजेसेंट, o का मतलब अपोजिट, h का मतलब हाइपोटेनियस, a का मतलब एडजेसेंट। सो में अगर आप देखें s साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, OH, ये O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट को। इस एंगल को बेस बनाएंगे, याद रहे जब आप इस साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको बेस बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे वरना उलझ जाएंगे आप। इसको बेस बनाएंगे। इसके अपोजिट जो है वो क्या है, वो कह रहा है साइन थीटा किसके बराबर है, OH के। ओ किसको बोल रहा है, अपोजिट। अपोजिट मतलब मुखालिफ, मुखालिफ मतलब सामने। यू आर सिटिंग अपोजिट टू मी, तुम मेरे सामने बैठे हो, तो इस एंगल के सामने ये लगता है ये। और ये वाली साइड जो है आपको पता है हम इसको परपेंडिकुलर कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ओ का मतलब अपोजिट, तो साइन थीटा के साथ ओ है अपोजिट, क्या है इसके, परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा बराबर हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर क्या है, एच का मतलब है हाइपोटेनियस, ये तो आसान है, हाइपोटेनियस आपको पता है इसको कहते हैं। तो इस हिसाब से क्या हुआ, साइन थीटा बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। ठीक हो गया भाई। अब आगे चलते हैं, और क्या है, जगह बनाऊं थोड़ी सी। साइन थीटा देखें इस तरह से मैंने फाइंड आउट किया, सो कह टॉ, SOHCAHTOA, ये हो गया। अच्छा, फिर कह को अगर हम देखते हैं, CAH, ए में बता चुका हूँ, ए का मतलब एडजेसेंट, ए का क्या मतलब है, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है मुत्तसिल, खालिस उर्दू में मुत्तसिल मतलब बराबर। जैसे कि हमारे पास जो है वो कहते हैं द शॉप्स आर एडजेसेंट टू द मॉस्क, दुकानें जो हैं वो मस्जिद से मुत्तसिल हैं, उसके बराबर हैं। तो एडजेसेंट, इसी एंगल को बेस बनाएंगे। इसके साथ कौन सी साइड एडजेसेंट है, आप कह सकते हैं ये भी होगी, नहीं इसका तो पता है हाइपोटेनियस है। ये वाली जो साइड है जिसको हम बेस कहते हैं, ये असल में एडजेसेंट है। ठीक हो गया। तो कॉस थीटा सी कॉस के बराबर हो गया। ए का मतलब एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब बेस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेस। अब ए का क्या मतलब है, हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद क्या है हमारे पास, तीसरा, सो भी हो गया, कह भी हो गया, टॉ, TOA। अब इस टी का मतलब तो टेन थीटा, ओ का मतलब क्या है, याद करें, अपोजिट। इसके अपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर। तो टेन थीटा किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर के, क्योंकि वो अपोजिट है। ठीक हो गया। ए का क्या मतलब है, एडजेसेंट, एडजेसेंट अभी मैंने बताया बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तीनों आपके पास आ गए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। बाकी क्या है, बाकी इसके साथ तीन रह गए, तीन कौन से रह गए, ये मैं आपको बता देता हूँ। कॉट के नीचे सीधा, टेन के नीचे कॉट आएगा, कॉट के नीचे सेक आएगा, सेक के नीचे कोसेक आएगा। कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये तीनों जो है एक दूसरे के, अब यहाँ पर मैं आपको पेयर बना रहा हूँ, बहन भाई दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये जो है साइन का ताल्लुक कोसेक से है, पहले का ताल्लुक आखिर से है। अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कोसेक इसका अपोजिट है। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है साइन, तो कोसेक इसका अपोजिट क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। इसी तरह ये हमारे पास कॉस जो है वो किसके बराबर है, सेक के बराबर है। कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक क्या होगा, इसका उलट हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और उसके बाद टेन जो है ये किसके बराबर है, ये कॉट के साथ इसका पेयर बना हुआ है। तो टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट किसके बराबर होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आ गए तीनों के तीनों, 6 के 6 आ गए, कोई टेंशन। तीन ये, इनका ताल्लुक भी पहले का छठे के साथ, दूसरे का पांचवे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ। साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट। ठीक है, अब इसको आगे लेके चलते हैं।
अब आपको इसकी दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बार बार इसको तो रट लें। ये हमारे पास क्या था, हमारे पास ये सी था, ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास बी था। ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। अब इनकी वैल्यूज़ आपके पास निकलेंगी। आपको पता है कि ये ए बी के बराबर है, ठीक है। अब क्या करना है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी, तो परपेंडिकुलर की जगह पर आ जाएगा बी। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, सी, तो इसकी जगह पर आ जाएगा सी। खुद देख लीजिए आप, परपेंडिकुलर ये रहा बी और हाइपोटेनियस ये रहा सी। सी की वैल्यू अभी आपने निकाली है, याद है सी की वैल्यू क्या निकाली थी, सी बराबर था √2 और बी अकेला था इसके साथ बाहर, तो सी की जगह पर आ जाएगा √2 और बी ये आ गया बाहर, और ये बी से बी कट गया, तो आपके पास साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। अब इसको साइन थीटा नहीं बोलेंगे, साइन 45 बोलेंगे, साइन 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू क्या निकली है, 1/√2। ठीक हो गया भाई। कॉस 45 की वैल्यू निकालते हैं। कॉस 45 की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस किसके बराबर है, ए के, और हाइपोटेनियस किसके बराबर है, सी के। अब ए का कोई काम नहीं, आपको पता है ए किसके बराबर है, बी के, तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा, बी। सी की जगह पर क्या आ जाएगा, √2 और बी, फिर ये कट जाएंगे, बी से बी गया, क्या बचा 1/√2। तो हमारे पास cos 45 की वैल्यू दोबारा आई 1/√2, साइन 45 की भी 1/√2, cos 45 की भी 1/√2। ठीक है, आगे चलते हैं। tan किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, b, तो यहाँ पर आ गया b। बेस किसके बराबर है, a, तो यहाँ पर आ गया a। आपको पता है a नहीं लिखते, a की जगह पर हम लिखेंगे b, क्योंकि a b के बराबर है। इस तरह ये कट गया, 1 जवाब आ गया। तो tan 45 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, tan 45 की वैल्यू आ गई 1। ठीक हो गया। अब कॉट क्या है, सेक क्या है, कोसेक क्या है, इनके रिवर्स हैं। tan का रिवर्स जो है वो कॉट है। अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस किसके बराबर है, a के, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, b के। a लिखते नहीं है हम, ठीक है, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, b, तो ये हो जाएगा b/b, b से b चला जाएगा, 1 बच जाएगा। तो आपके पास cot 45 की वैल्यू भी आ गई 1। सेक की तरफ चलते हैं। सेक किसके बराबर है, कॉस का इन्वर्स है, उल्टा है। ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो सेक क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस किसके बराबर है, सी के, बेस किसके बराबर है, ए के, तो ये हो जाएगा c/a। ए लिखेंगे नहीं, ए की जगह पर क्या लिखेंगे, b, और सी की जगह पर क्या लिखेंगे हम, √2b। b से b कट जाएगा, √2 बच गया। तो सेक 45 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, √2। ठीक हो गया। कॉसेक 45, कॉसेक 45, कॉसेक किसके बराबर है, कॉसेक जो है हमारा साइन के बराबर है। साइन बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉसेक किसके बराबर होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस हमारे पास किसके बराबर है, सी के, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, बी के, तो ये हो जाएगा c/b। सी लिखेंगे नहीं, इसकी जगह पर लिखेंगे 2 √2 और b, और b की जगह, b को चेंज नहीं करेंगे, b को हम एज इट इज़ ही रहने देंगे। a होता तो चेंज कर देते, इसीलिए ये कट गया, b से b गया और √2 इसका जवाब। तो कोसेक 45 जो है वो भी √2 के बराबर हो गया। ये हमारे पास आ गई सारी वैल्यूज़ 45 डिग्री की। ठीक हो गया। अगर आपको इसको चेक करना है तो आपके पास एक्सरसाइज 15.2 पेज नंबर 398 पे ये मौजूद है। एक्सरसाइज 15.2 पेज नंबर 398 आप देख सकते हैं, पेज नंबर 398।
398 देख रहा हूँ मैं 398, ये एग्जाम्पल में आया हुआ है सारा का सारा, आप चेक कर सकते हैं 398। साइन 45 की वही है एग्जैक्टली सारी वैल्यूज़ यही हैं। ठीक है भाई, सेक्शन सी का अब फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं हम। याद रहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत अहम है, ये सेक्शन सी में आपके आते हैं और 45 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 8 नहीं कर रहे, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 9 कराची बोर्ड मॉडल पेपर फैक्टराइजेशन वाला है। क्या होगा भाई इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ये कहाँ से दिया है उन्होंने? ये दिया एक्सरसाइज 5.2, इसमें एग्जाम्पल 3 है, ये वो दी गई है। ये है हमारे पास a पावर 4 प्लस 4b पावर 4। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके क्या करेंगे यहाँ पर? इसका हम पहले तो इसको स्क्वायर में कर लें, ठीक है, प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला याद आ रहा हो, a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर है। ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर क्या है? 2ab मिसिंग है। a स्क्वायर होल स्क्वायर 2b होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2, a और b दोबारा रिपीट होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 2b स्क्वायर। ये इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रा एहतियात से काम कीजिएगा, ये सब काम जो है वो नीचे जिस तरह सर ने करवाया हुआ है नोट्स में मौजूद है उसी तरह करें, कॉन्सेप्ट गेन करें। हम मिडिल टर्म नहीं है, यहाँ पर मिडिल टर्म निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4a स्क्वायर b प्लस वाला, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड सब्ट्रैक्ट तफसील से तो मैंने बात कर ली, इनके ऊपर वीडियोस में बना चुका हूँ, वहाँ मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया था। ये जो टर्म है ये ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी किसके साथ? इसके साथ। जब आप इसको ये शक्ल दे लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास? a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ये ऐड और सब्ट्रैक्ट भी हो गए, 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ये करने की ज़रूरत आपको क्यों पेश आई? क्योंकि यहाँ पर आपको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला वो बनाने जा रहे हैं। असल में आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है? a प्लस बी और a माइनस बी के। ठीक हो गया भाई, इसके बराबर है। अब यहाँ पर इसको रीअरेंज करेंगे तो किसको आगे लेके आ जाऊँ मैं? इसको या इसको मैं उठा के बीच में करूँगा ताकि ये पहले बने क्या? a प्लस बी होल स्क्वायर वाल की मिड टर्म ये शक्ल बने, उसकी राइट हैंड साइड बने। इसको उठा के मैं यहाँ रखूँगा जहाँ पर 2b स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये जो पूरी शक्ल है ये इसकी है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले की राइट हैंड साइड से मैच कर रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 2ab होल स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये पूरा का पूरी शक्ल आपके सामने आई है ना, ये आपके पास डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाली आई, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाली आ गई है। आपका मकसद ही ये था सिर्फ, ये जो आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, इसको पहले आपने ये वाली शक्ल दी, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके पहले आपने ये फाइंड आउट किया कि मिडिल टर्म थी कौन सी जो कि मिसिंग है यहाँ पर। तो मिसिंग आपने निकाली, वो निकली प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो ऑटोमेटिकली आपके पास दो काम हो गए। एक तो a प्लस बी होल स्क्वायर की मिडिल टर्म मिल गई,
दूसरा माइनस में दोबारा यही जब आया तो ये वाला फॉर्मूला भी मिल गया आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला। समझ में आ रही है बात? ये रखने की क्यों ज़रूरत है आखिर? क्योंकि जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं आखिर में हमें मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म चाहिए, यानी कि ऐसी शक्ल चाहिए, जो ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जिनके दरमियान प्लस माइनस ना हो बल्कि मल्टीप्लाई हो। एक ब्रैकेट ये रहा, एक ब्रैकेट ये रहा, देखें ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस हो कोई इशू नहीं, लेकिन ब्रैकेट्स के दरमियान प्लस माइनस नहीं आना चाहिए। यही फैक्टराइजेशन का सेंट्रल थीम है। तो ये फार्मूला हमें ये चीज़ देता है, ये नहीं देता इस फार्मूले में, क्योंकि ए प्लस बी इसको हम हेल्पिंग फार्मूले के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग के तौर पे, जैसे कि अभी इसने हमें हेल्प किया, लेकिन फाइनली हम इसके पास ही जाते हैं क्योंकि ये हमें प्रोडक्टिव फॉर्म देता है, ये हमें मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म देता है, ये वाली एडिटिव फॉर्म नहीं देता, सब्ट्रैक्टिव फॉर्म नहीं देता। समझ में आ रही है बात? तो ये मिल गई अब हमें, ये ध्यान से देखें इसको। अब ये जो हमारे पास माइनस से पहले वाला ब्रैकेट है पूरा का पूरा, ये हमारे पास ए है और ये माइनस के बाद ये बी है पूरा का पूरा। तो इसमें ए प्लस बी, ए माइनस बी है। तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम करेंगे बड़ा ब्रैकेट हमें चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा, दूसरी टर्म क्या है 2b, तो यहाँ पर है हमारे पास 2b। दोबारा हम बनाएंगे करली ब्रैकेट को, इसको दोबारा लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं आएगा सॉरी, माइनस 2b। ठीक है भाई, यहाँ करली ब्रैकेट यहाँ से शुरू, यहाँ पे ख़त्म, दूसरा करली ब्रैकेट यहाँ से शुरू, यहाँ पे ख़त्म। ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इसको हमने लिया है, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इसको हमने लिया है। एक दफ़ा प्लस के साथ रखा 2b, एक दफ़ा 2b माइनस के साथ रखा 2ab, सॉरी 2ab। अब क्या होगा यहाँ पर, सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab, यही आपका जवाब है, यही आपका जवाब है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसका कर लिया है। 5 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन नंबर 9 के रहते हैं, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। कोशिश तो कर रहा हूँ कम से कम पार्ट बने, लेकिन क्या किया जाए भाई। अच्छा, ये टर्म्स आगे पीछे हो सकती हैं तो इससे परेशान मत होइएगा। आपके आंसर में बुक में आप कहें समझे सर ये 2ab तो यहाँ आ गया और यहाँ नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको रीअरेंज कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इस तरह भी आंसर निकाल देंगे तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 5 इंशाल्लाह जल्द बनाऊंगा, इसमें फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन भी होंगे और सेक्शन सी के बाकी क्वेश्चन भी होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।